ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक्चुअली है ऐसा कि पर्टिकुलरली इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे स्टूडेंट्स प्राय भागते हैं और इससे जुड़े हुए इश्यूज से बचने की कोशिश करते हैं प्राय, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए कुछ थियरेटिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की भी आवश्यकता होती है। तो जाहिर है कि जब तक अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो सब्जेक्ट की समझ विकसित होने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बहुत ही सहज शब्दों में एक चीज समझाना चाहूंगा कि चूंकि 2025 में नॉर्मली होता क्या है कि जब भी नोबेल प्राइज की घोषणा होती है तो एक सीजन की तरह, सीजनल फेस्टिवल की तरह आती जाती है। बच्चे भी उसके नाम को याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकांश तो वेस्टर्न नेम होते हैं। फिजिक्स में पता चला 2-3 को प्राइज दिया गया, केमिस्ट्री में 2-3 को दिया गया, लिटरेचर में एक या दो लोगों को मैक्स, लेकिन प्राय लिटरेचर में सुविधा होती है किसी एक को मिलता है, लेकिन नाम कोई ना कोई डच नेम होता है, कोई स्वीडिश नेम होता है। और जब बात आती है फिर पीस की, नोबेल पीस प्राइज की, तो उसमें नाम थोड़ा सा क्लैरिटी होती है। एक व्यक्ति कोई होता है तो उसे नाम याद रखने में थोड़ी सुविधा होती है, खासकर अगर व्यक्ति फेमस हो, जिस पर पहले से आपकी निगाह है, तो और भी आसान हो जाता है। लेकिन अब नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में मिलता है उसमें भी एक से अधिक स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो प्राय लोगों को नाम याद नहीं रहता है। ठीक है, इसी सीजनल फेस्टिवल की तरह सारे नाम आए गए, मैंने भी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। एक बार गंभीरता से देखा, थोड़ा इंटरेस्ट लिया कि चलो फिजिक्स में इन्होंने कौन सी थियरी देने की कोशिश की है, तो अपनी समझ से उनकी थियरी का जो चीज़ समझ में आई, एक ह्यूमैनिटीज़ के स्कॉलर होने, एक ह्यूमैनिटीज़ के एक टीचर होने के नाते, तो उतनी चीज़ों को हमने भी समझने का प्रयास किया। चलो केमिस्ट्री में इन्होंने कुछ अलग थियरी देने की कोशिश की है, भाई कहाँ क्या देने की कोशिश की है। इंटरनेशनल पीस में तो बहुत ही क्लियर है कि ठीक है भाई, उन्होंने वेनेजुएला के अगेंस्ट में, वेनेजुएला का जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में फाइट किया, तो जाहिर है कि वेस्टर्न लोगों के लिए बड़ी खुश होने की बात थी, क्योंकि वेनेजुएला कहीं ना कहीं एक एंटी अमेरिकन एक कंट्री रहा है। तो चलिए वो सारी बातें हो गई, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर इसका अपवाद, आपका हिंदी न्यूज़पेपर भी नहीं। इस बार के जो इकोनॉमिक्स में पाने वाले अर्थशास्त्री हैं उसमें भी 3 नेम है, लेकिन 3 नेम में एक नेम जोली मोकिर का नाम बहुत हाईलाइटेड हुआ। जोली मोकिर, इनोवेशन इनोवेशन। भाई जोली मोकिर ने एक इनोवेशन करके इससे इंडियन इकोनॉमी को यह प्रेरणा मिलेगी, हमारे लिए जोली मोकिर ने एक नया रास्ता खोल दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नोबेल अर्थशास्त्री को मैंने इतना हाईलाइटेड होते देखा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने स्टूडेंट्स से इनके बारे में कुछ विचारों को शेयर कर लूं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इस मुद्दे पर समझाना चाहूंगा, कोई बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं दूंगा, बस इसकी मेन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए कहाँ से शुरू करें, तो शुरू करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ से। तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले, जब उन्होंने 18th सेंचुरी में प्रबोधन काल में, इनलाइटेनमेंट के, ही वॉज एन इनलाइटेनमेंट स्कॉलर, तो प्रबोधन काल में उन्होंने सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक मॉडल लेकर आए थे, और उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मॉडल हमारे सामने रखा, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और उनका वेल्थ ऑफ नेशंस बड़ा ही फेमस बुक है जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, आप लोग व्यापार, एक दूसरे के लिए व्यापार के रास्ते को बंद मत करिए, जैसा कि उस समय के वाणिज्यवादी मर्केंटलिस्ट कर रहे थे। आप आर्टिफिशियली व्यापार में अवरोध मत डालिए, क्योंकि आप अगर ऐसा समझते हो कि आप अपने यहां आयात में कटौती करके और निर्यात में वृद्धि करके आप अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा लोगे, तो आप बहुत बड़ी गलती में हो। आप अकेला कभी भी दुनिया में समृद्ध नहीं हो सकते हो। आप अपने बाजार को खोल दो और फ्री बाजार करो, कोई फ्री मार्केट, फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और उस चीज में स्पेशलाइजेशन करो जिस चीज में आपका, उस चीज का प्रोडक्शन करो जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत दिया। आप
की अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी, पूरी दुनिया का वेल्थ बढ़ेगा, पूरी दुनिया की खुशहाली आपस में मिलकर प्रोडक्शन और व्यापार करने में है और उस क्षेत्र में प्रोडक्शन करने में है जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है और मार्केट को खुले रखने में है। तो लेट द मार्केट बी फ्री, लेसेज फेयर। हालांकि लेसेज फेयर शब्द का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया, परंतु मुक्त अर्थव्यवस्था के जनक वो माने जाते और फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी माने जाते। तब चलिए, तब तो नोबेल प्राइज का कोई चलन ही नहीं था, तो उनको तो मिलने की संभावना नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो पूरी अर्थशास्त्र की ही नींव रखी। आज भी उनका रिलेवेंस, आज भी उनकी प्रासंगिकता है। अब इसके बाद आती है मुद्दा कि 1970s के दशक में एक और अर्थशास्त्री जो अपने समय का बड़ा ही हरफन मौला अर्थशास्त्री थे, गुनान मिर्डाल, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने ठीक वेल्थ ऑफ नेशंस के विपरीत जाकर उनकी फ्री इकोनॉमी की अवधारणा को चोट करते हुए उन्होंने पॉवर्टी ऑफ नेशंस, एशियन ड्रामा, उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी ऑफ नेशंस लिखा कि कुछ देश अमीर और कुछ देश गरीब क्यों हो जाते हैं। तो वो एक ऐसे अर्थशास्त्री थे, हालांकि 1974 में जब उनको नोबेल प्राइज उनको मिला था क्योंकि तब नोबेल प्राइज का प्रचलन था, तो उन्होंने फ्रेडरिक हायक के साथ शेयर किया था। हालांकि दोनों अलग अलग कैंडे के अर्थशास्त्री थे, लेकिन गुनान मिर्डाल ने कहा कि देखिए, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था की तरक्की होती है या कोई भी अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है, इसका कारण मात्र इकोनॉमी नहीं होता है, इसका कारण सोशल भी होता है, इसका कारण पॉलिटिकल भी होता है। उन्होंने कहा साउथ और साउथ एशिया के इकोनॉमी का अध्ययन किया। उन्होंने कहा रेशियलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन, नस्लवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, नौकरशाही की रोक टोक, ये सब अर्थव्यवस्था को पीछे की तरफ ले जाती है। इस कारण से कुछ देश गरीब रह गए, कुछ देश अमीर हो गए। आर्थिक कारण ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं है और फिर एक साइकिल बन जाता है। जैसे अगर पॉवर्टी होगी तो अनएजुकेशन होगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब क्या कि आपको प्रशिक्षित मानव शक्ति नहीं मिलेगी। अगर प्रशिक्षित मानव शक्ति नहीं मिलेगी तो फिर आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा तो आपको सरप्लस नहीं आएगा, यानी अधिशेष नहीं आएगा जो आप हेल्थ में, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सके। हेल्थ एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर गरीबी और भी बढ़ेगी। तो यू आर इन ए साइकिल, आप साइकिल में घिर गए हैं और इसका कारण केवल इकोनॉमिक ही नहीं। तो चलिए, उनको भी नोबेल प्राइज मिला। हालांकि फ्रेडरिक हायक ने फ्री मार्केट की बात की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मार्केट अपना करेक्शन स्वयं नहीं करता है। वो मार्केट में इंटरवेंशन की बात की गुनान मिर्डाल ने, तो वो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने की बात की। तो उनकी जो थियरी है वो एडम स्मिथ से अलग हो जाती है। अब पिछले साल यानी 2024 में फिर 3 अर्थशास्त्री को मिला था नोबेल प्राइज, जिसमें डेरन एस्मैग्लू थे, साइमन जॉनसन थे और जेम्स ए रॉबिन्सन थे। तो एस्मैग्लू, जॉनसन एंड रॉबिन्सन, ये 3 अर्थशास्त्री थे। ये बात को घुमाकर ले गए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पर कि देखिए, अगर आप अर्थव्यवस्था यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है जो जिस देश में संस्थागत सुधार होता है, जिस देश में इंस्टीट्यूशनल, अगर आपका सक्षम संस्थागत आधार होगा तो सक्षम संस्थागत आधार से आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अगर सक्षम संस्थागत आधार नहीं मिलेगा, यानी अगर आपका प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो आपकी इकोनॉमी पिछड़ जाएगी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की थी कि अगर कोई देश अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे संस्थागत सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसकी इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ेगा। अब इस बार आती है जोली मोकिर की। हालांकि इसमें 3 अर्थशास्त्री हैं, 2 और भी हैं जिन्होंने इनके साथ 50-50 इस नोबेल प्राइज को शेयर किया है, लेकिन नाम हाईलाइटेड हुआ है जोली मोकिर का। देखिए, इसकी वजह यह है कि जोली मोकिर लिखते रहे, इससे पहले भी उन्होंने कई बुक्स का प्रकाशन किया है और उन्होंने बेसिकली हिस्टोरिकल कल्चरल पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी के डेवलपमेंट को देखा है। उनका बल है इनोवेशन पर। उन्होंने कहा कि देखिए, अर्थव्यवस्था तब तरक्की करती है जब इनोवेशन होता है। और उन्होंने हिस्टोरिकल कल्चरल पर्सपेक्टिव में इसको दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप पीछे चलिए तो पीछे
आप जब पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब यूरोपियन बुद्धिजीवियों ही नहीं, यूरोपियन टेक्नीशियंस ने भी इनोवेशंस लाए, जब उन्होंने नवाचार लाया, तो नवाचार ने औद्योगिकरण को जन्म दिया। और यह नवाचार की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो गई थी। ये नवाचार की पृष्ठभूमि 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति और 18वीं सदी के प्रबोधन में तैयार हो गई थी। 17th सेंचुरी का साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड 18th सेंचुरी का इनलाइटेनमेंट, इसी ने तैयार कर दिया था उस नवाचार को, जिस नवाचार ने औद्योगिक क्रांति लाई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक नवीन विचार आए। नवीन विचार के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, शोध चाहिए, और रिसर्च नवीन विचार लाता है, लेकिन नवीन विचार ही पर्याप्त नहीं है। आपको लैब को फील्ड वर्क से मिलाना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी को या एजुकेशन को सीधा इंडस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 16th सेंचुरी में भी साइंटिस्ट थे, बट दैट वाज द थियोरेटिकल नॉलेज, वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान था। देखिए, ज्ञान दो तरह का, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि 16वीं सदी में न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस जैसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने साइंटिफिक थियरी दी। लेकिन 17वीं सदी की जो वैज्ञानिक क्रांति ऐसे हुई जब वो साइंटिफिक थियरी का वास्तविक एप्लीकेशन प्रैक्टिस में हुआ, तकनीकी में हुआ, और 700 साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस एक साथ बैठने लगे। बहुत सारे साइंटिफिक सोसाइटीज की यूरोप में स्थापना हुई। 17th सेंचुरी में साइंटिफिक सोसाइटी के रूप में आप देखेंगे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस, इस तरह के सोसाइटीज बने। और ये सोसाइटीज ने कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी के विकास में इतना बड़ा योगदान दिया कि मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम का विकास संभव हुआ। देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, औद्योगिक क्रांति घटित हुई। और इसी तरह का नवाचार जब जब आता गया इतिहास में, तब तब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। नवाचार बढ़ती है विचार, जब नवीन विचार आता है, नवीन विचारधारा बनती आती है, नवीन विचारधारा या नवाचार आता है नए शोधों से, नए प्रयासों से, नए रिसर्च से। हमारा प्रोग्रेसिव आउटलुक है। कई बार क्या होता है, उन्होंने ये भी कहा जोली मोकेट ने, कि कई बार क्या होता है, विचार तो होता है लेकिन हमारा समाज इतना परंपरावादी होता है, हमारी संस्थाएं इतनी परंपरावादी होती है कि हमारे संस्थाएं, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक संस्थाएं, हमारे सामाजिक संस्थाएं, ये सभी उस नवीन विचारों को ब्लॉक कर देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। लेकिन जब वही नवीन विचार जब तकनीकी से में जब परिणत हो जाता है और विचार और तकनीकी में जब एकता होती है, तो फिर वह नवाचार आता है, वो इनोवेशन होता है, जिससे कि इकोनॉमी बढ़ती है और एक नया एरा शुरू होता है। तो उनका ये कहना है। तो आप कहोगे भाई जोली मोकिर ने तो बहुत पहले से लिखा, ये तो बहुत पहले से लिखते आ रहे थे, इनकी बुक्स बहुत पहले से प्रकाशित होती आ रही है, लेकिन अभी आखिर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिलने का मतलब, तो मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को जो चौहद्दियों में बांट दिया टैरिफ वॉर के बाद, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए तो चैलेंज हो गया है। अब भारत को ही देखिए, बार बार भारत का दृष्टांत दिया जा रहा है कि भारत को जोली मोकिर से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? तो हम आसमान का आस छोड़ प्यारे उड़ट देख घट अपना जी, हम अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसा नवाचार करें कि हम टैरिफ वॉर की इस तरह का जो अभी डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उस संकट से हम उबर कर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी में इनोवेशन लाना पड़ेगा। वो इनोवेशन आएगा R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, और हमें अपनी संस्थाओं को इतना काबिल और मजबूत बनाना पड़ेगा कि उस नवीन विचार को तकनीकी तक पहुंचाना पड़ेगा, और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी शिक्षा को सैद्धांतिक शिक्षा से बाहर निकालकर उसको उद्योग के वास्तविक प्रयोगशाला तक पहुंचाना पड़ेगा। तो फिर जाके वो नवाचार होगा कि भारत अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा। इसलिए आज भारत के लिए भी रेलिवेंट है जोली मोकिर, पूरी दुनिया के लिए रेलिवेंट है। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है, सोशल साइंस है तो लिमिटेशंस है। जोली मोकिर के विचारों की भी अपनी सीमा है।
वो हर चीज को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, पश्चिमी चश्मे से देख रहे हैं, पश्चिमी एंगल से देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई एक ही चीज इनोवेशन पर बल दे रहे हैं, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स भी तो है इकोनॉमी में। एक्सटर्नल फैक्टर है, बहुत सारे एक्सीडेंटल फैक्टर है। तो आपका इनोवेशन ही पर्याप्त नहीं है, इनोवेशन के साथ और कुछ भी चाहिए, लेकिन बाकी चीजों पर तो अपना बस नहीं है। जितना बढ़िया हम इनोवेशन करेंगे उतनी अच्छी हमारी तरक्की होगी। इसलिए जोली मोकीर आज दुनिया के लिए और विशेषकर भारत के लिए बड़े प्रासंगिक अर्थशास्त्री के रूप में उभरे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि हर न्यूज़पेपर में जो नोबल इकोनॉमिक अर्थशास्त्री है उसको कवरेज मिला है। तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मेरा विश्वास है कि कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होगी कम से कम, और आप लोग एक मेधावी स्टूडेंट हैं, तो मैं मानकर चलता हूँ कि धीरे धीरे आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग में एसिमुलेट करने का प्रयत्न करेंगे, निबंध से लेकर हर तरह की राइटिंग में। तो इसलिए मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूँगा और समय समय पर कुछ नए मुद्दे को डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।